Hello friends, how are you? I hope you people are doing amazing in your life. My name is Jay Chandani and I'm from तर्क शास्त्र। तो दोस्तों हम लोग अपनी सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लैट का जो सिलेबस है या फिर मैं बोलूँ तो जितनी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं स्पेसिफिकली टारगेटिंग यूजी कोर्सेस, वो सारे ही एग्जामिनेशन के लिए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट वीडियो जो कि होने वाला है एन इंट्रो टू लॉ ऑफ टॉट्स, है ना। तो हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ टॉट्स क्या होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। उसके अलावा हम लोग आज के वीडियो में एसेंशियल ऑफ टॉट्स ये भी कवर करेंगे। तो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग, और आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग पहली बार शायद अपना ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि लीगल है ना। आप लोगों ने अपने 11th-12th में अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्टडीज़ भी पढ़ लेते हैं। पर बाकी जितने भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस का हो या फिर कॉमर्स का हो, उन लोगों के लिए लीगल स्टडीज़ बिल्कुल ही नया होता है। आप लोग जब अपने 5 years BA LLB या 3 year LLB में भी एडमिशन लेते हैं तो आप लोग सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो सिखाई जाती हैं और उसी की तरह मैं भी आप लोगों के लिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके किसी भी लीगल सेक्शन को कवर करने के लिए। तो सबसे पहला जो टर्म है जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखेंगे या पढ़ेंगे टॉर्ट्स में, दैट इज़ डैमेजेस। नाउ डैमेजेस और डैमेज दोनों ही बहुत अलग अलग वर्ड है ना। जहाँ डैमेज जो है वो नुकसान बताता है, ठीक है, कि नुकसान हुआ, वहीं डैमेजेस जो है वो बेसिकली बताता है इट डिनोट्स दैट इट इज़ कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो भी आपको नुकसान हुआ उसके लिए आपको जो भी कंपनसेशन मिलना चाहिए वो डैमेजेस होता है। आई जस्ट रीड इट आउट लाउड फॉर यू। सो डैमेजेस इन टॉर्ट लॉ, डैमेजेस आर द फाइनेंशियल कंपनसेशन दैट अ कोर्ट अवॉर्ड्स टू अ विक्टिम ऑफ अ टॉर्ट और wrongful एक्ट टू कंपनसेट फॉर हार्म और लॉस। तो जो भी हार्म हुआ या जो भी नुकसान हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल रेमेडी दी जाती है, फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है, दैट इज बेसिकली डैमेजेस। द गोल ऑफ डैमेजेस इज टू रीस्टोर द विक्टिम टू द पोजिशन दे वर इन बिफोर द टॉर्ट ऑकर्ड। तो और जो गोल होता है ये डैमेजेस को देने का वो रहता है कि भाई आप लोगों को जो ये ऐसी सिचुएशन में लाने रहता है जैसा कि वो टॉर्ट हुआ ना हो, है ना। टॉर्ट कमिट होने के पहले की जो सिचुएशन है, किसी भी इंसिडेंट्स के पहले आप लोग किस सिचुएशन में थे वो सिचुएशन में आपको वापस से लाने के लिए जो भी पैसा दिया जा सकता है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब जब भी डैमेजेस की बात करते हैं तो हम लोग दो डैमेजेस यूजुअली दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो डील करता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के साथ। क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? तो लिक्विडेटेड डैमेजेस आर दी प्री एग्रीड डैमेजेस। प्री एग्रीड डैमेजेस से मतलब क्या होता है सर? यार मैं हूँ और मेरे साथ मैंने एक ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा मेरा घर बनाने के लिए, और मैंने बोला कि भाई अगर तूने ये घर जो है इतने टाइम में बना दिया, 3 महीने में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो फिर बढ़िया है, वरना 3 महीने के बाद मेरे को तेरे को हर्जाना पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को रेंट पे करना पड़ रहा है अभी 3 महीने का। तो वो एग्री करता है। नाउ हम लोगों ने ये नाउ अगर वो 3 महीने में मेरा घर नहीं बना के दे पाता है तो उसके बाद जो भी मेरा रेंट रहता है या जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी प्री एग्री कर रखा है कि भाई तेरे को मेरे को इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो कंपनसेशन उसको मेरे को देना पड़ेगा डैमेजेस के फॉर्म में। एंड यही डैमेजेस जो कि ऑलरेडी पहले से ही एग्रीड है ये कहलाते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बिल्कुल इसका अपोजिट, जो कि कभी भी प्री एग्रीड नहीं होते। तो आपके कुछ डैमेज हो गया, आपको कुछ नुकसान हुआ
और अब कोर्ट में आप डिसाइड कर रहे हो, कोर्ट डिसाइड कर रही है कि आपको कितना नुकसान हुआ और जितने भी डैमेजेस आपको हुए, जो भी आपको लॉस हुआ, लॉस इनकर्ड रहा, वो आपको जब कोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि भाई आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, वो कहलाता है, वो जो अमाउंट है, सिंस वो पहले से एग्रीड नहीं था, दैट वाज डिसाइडेड बाय कोर्ट, उसको हम लोग अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। और आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो भी डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। I'll just read it. Unliquidated damages are those that are not pre-agreed upon, meaning that the court determines them after the contract has been broken. अब आप लोग दो तीन चीजें और देखोगे, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है, ठीक है। तो सिविल रॉन्ग जो है, I'll just read that out. So it is a civil wrong is an act that harms an individual or their property. सिविल रॉन्ग जो होता है वो होता है बेसिकली अ हार्म दैट हैज बीन ऑकर्ड टू एन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन, और या फिर वो जो पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। जब भी कोई हार्म होता है तो वो हम लोग कहते हैं कि सिविल रॉन्ग हुआ है। सिविल रॉन्ग्स आर कंसिडर्ड प्राइवेट रॉन्ग्स एंड द पनिशमेंट इज यूजुअली अ मॉनेटरी पेनल्टी पेड टू द इंजर्ड पार्टी, ठीक है। तो सिविल रॉन्ग जो रहते हैं बेसिकली ये प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली इट इज सिविल लॉ टू। तो सिविल लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है अमंग दी इंडिविजुअल्स, है ना, प्राइवेट पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और इसमें जो यूजुअली आपको रिलीफ मिलता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन, है ना, आपको पैसे मिलते हैं फॉर एनी हार्म दैट वाज कॉज्ड टू यू। कुछ एग्जाम्पल्स, ट्रेसपास हो जाएगा, न्यूइसेंस हो जाएगा, इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है दैट इज अ केस ऑफ सिविल रॉन्ग इटसेल्फ, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सिविल रॉन्ग होता है। अब क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? तो क्रिमिनल रॉन्ग होता है जब भी पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ हो। बेसिकली क्रिमिनल रॉन्ग्स आर दी ऑफेंसेस, है ना, क्रिमिनल रॉन्ग्स आर ऑफेंसेस, और वो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं, उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर हुआ है, वो क्रिमिनल रॉन्ग कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस जब मर्डर होता है, आप बोलोगे सर मर्डर तो होता है तो उसमें तो एक ही इंसान की डेथ होती है। हाँ, एक ही इंसान की डेथ होती है, पर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि ये ना हो, है ना। सेफ्टी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज कि आप लोग सोचो अगर कोई भी इंसान कभी भी आके किसी को मार डाले तो क्या उसके आसपास की जो फैमिली या उसके आसपास की जो जनता है उनके मन में एक खौफ का माहौल नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो यूजुअली किडनैपिंग, मर्डर्स और एक्सेट्रा जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, वो क्रिमिनल रॉन्ग्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो इस सोसाइटी के अगेंस्ट माने जाते हैं। अच्छा, इसमें जो पनिशमेंट होती है वो कैसी होती है? यूजुअली इम्प्रिजनमेंट होता है, फाइन भी देना पड़ सकता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही देना पड़ता है। नेक्स्ट इज इंजरी। इंजरी क्या होता है? तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टॉर्ट्स, इंजरी डिस्क्राइब्स द इन्वेशन ऑफ एनी लीगल राइट, है ना। जब भी कोई आपके लीगल अधिकार, कानूनी अधिकार में हस्तक्षेप कर दे, कोई भी बीच में आ जाए, कोई इन्वेड कर दे आपके कानूनी अधिकार जो आपको बाय लॉ ग्रांटेड है ना, कोई आपके वो अधिकारों को इन्वेड कर दे, तो हम लोग मानते हैं कि आपको इंजरी हुई है। यहाँ पर इंजरी इज बेसिकली लीगल इंजरी। इंजरी हम लोग जब भी समझते तो लिटरल मीनिंग हम लोग चोट समझते हैं ना, जब भी कोई खरोच या चोट आ जाती है वो इंजरी। पर इंजरी टॉर्ट्स में आप क्या लेके चलोगे कि इसका मतलब है कि भाई इसके किसी भी पर्सन को अगर इंजरी हुई है, लेट्स से ए पर्सन को इंजरी हुई है, तो इसका मतलब ए पर्सन की कोई लीगल अधिकार थे, कोई कानूनी अधिकार थे, लीगल राइट्स थे, जिसको किसी ने इन्फ्रिंज करा है, जिसको किसी ने तोड़ा है, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे। लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, या पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ये सर टॉर्ट वर्ड कहाँ से आया। तो टॉर्ट वर्ड जो है ना वो आता है फ्रेंच, इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड जिसका जो इंग्लिश इक्विवेलेंट है इट मीन्स रॉन्ग, है ना। टॉर्ट का इंग्लिश इक्विवेलेंट इज या सिनोनिम इज रॉन्ग। रॉन्ग मतलब कुछ गलत, है ना। दिस वर्ड हैज ओरिजिनेटेड एंड द वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉर्टम, है ना। जो लैटिन वर्ड है टॉर्टम, उसका मतलब है ट्विस्टेड, टू ट्विस्ट या ट्विस्टेड।
अब टू ट्विस्ट या ट्विस्टेड मतलब बोले तो कुछ घुमा फिरा के, कुछ उल्टा करके, है ना. सो बेसिकली टॉट जो होता है दैट इज अ रॉन्ग कमिटेड बाय अ पर्सन. ठीक है, रॉन्ग कमिटेड बाय अ पर्सन विच इम्पैक्ट्स और infringes the legal right of any other person. It is basically that and implies conduct which is tortious or twisted. अच्छा सर, जो tort commit करता है उसको क्या बोलते हैं? So the person who commits the tort, इनको बोलते हैं tortfeasor. और अगर दो या दो से ज़्यादा लोग tort commit करते हैं तो उनको बोलते हैं joint tortfeasor. और ये जो एक्ट होता है, जो tort का एक्ट होता है जो कमिट किया गया है, उसको बोलते हैं tortious act. उसको क्या बोलते हैं? टॉर्शियस एक्ट. अब हम लोग समझते हैं कि टॉर्ट क्या होता है ना. अपन लोग बार बार बोल रहे हैं कि सर टॉर्ट टॉर्ट, तो टॉर्ट क्या होता है? सो बेसिकली अ टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन दैट कॉजेज लीगली कॉग्निजेबल हार्म टू पर्सन्स और प्रॉपर्टी. तो टॉर्ट एक ऐसा एक्ट है, और सिर्फ एक्ट ही नहीं, ओमिशन भी, मतलब कुछ करना और जो आपको करना चाहिए था वो आपने करा नहीं. ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सिनेरियो में अगर आप किसी भी पर्सन के लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज कर देते हैं, है ना, तो ये माना जाएगा, और वो लीगल राइट्स के लिए कुछ लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने टॉर्ट कमिट करा है ना. आपके एक्ट को टॉर्ट आपका एक्ट या ओमिशन जो है टॉर्ट कहलाएगा. अच्छा, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होता है? तो बेसिकली वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो कि ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई किसी के लीगल राइट्स को इन्फ्रिंज कर देता है ना, तो उस केसेस में क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है टू द पर्सन, वो जो सारी चीज़ें हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स गवर्न करती है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स, रूल्स एक्सेट्रा, जो बताती है कि भाई अगर ये लीगल राइट किसी का इन्फ्रिंज होता है तो क्या लीगल रेमेडी अवेलेबल होगी टू द पर्सन हु हैज़ बीन इंजर्ड बाय सच पर्सन. ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स. अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ सालमन के द्वारा और विनफील्ड के द्वारा, तो सालमन क्या बोलते हैं? सालमन बोलते हैं दैट अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. क्या बोला सालमन ने? बोला कि भाई जो टॉर्ट है ना दैट इज अ सिविल रॉन्ग, है ना. और अभी अपन ने पढ़ा था सिविल रॉन्ग क्या होता है. सिविल रॉन्ग वो रॉन्ग होते हैं जो कि किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन या उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट किया जाए. ठीक है, और जिसके लिए यूजुअली इट इज़ अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट इंडिविजुअल, और जिसका जो रेमेडी है दैट इज यूजुअली मॉनेटरी. सो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ठीक है, जिसकी रेमेडी जो है दैट इज अनलिक्विडेड डैमेजेस. जिसकी रेमेडी अनलिक्विडेड डैमेजेस है. अनलिक्विडेड डैमेजेस याद करो, अभी अपन ने पढ़ा. अनलिक्विडेड डैमेजेस मतलब प्री एग्रीड नहीं है कि भाई तू मेरे घर पे ट्रेसपास करेगा ना तो मैं तेरे को मेरे को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे. अरे मेरे को मालूम ही नहीं है, कोई भी कभी भी ट्रेसपास कर सकता है. तो किसी ने, अच्छा, ट्रेसपास करना क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी में जब कोई अनऑथोराइज तरीके से घुसा है उसको ट्रेसपास कहते हैं. तो कोई अगर ट्रेसपास कर देता है मेरी प्रॉपर्टी में, तो मेरे पास जो कंपनसेशन है, जो भी उसने मेरे ऊपर मेरी प्रॉपर्टी में नुकसान करा, उसका कंपनसेशन अब कोर्ट डिसाइड करेगी. इट इज़ नॉट प्री एग्रीड. तो टॉर्ट्स यूजुअली ऐसे ही सिविल रॉन्ग होते हैं जिनके कंपनसेशन इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, है ना. और जहाँ पर बेसिकली इट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेम डेफिनेशन जो है कहीं ना कहीं हमारा लिमिटेशन एक्ट, तो हमारे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि देयर इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देयर इज अ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक्सेट्रा. वैसे ही एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट जो कि बताता है कि कोई केस कब तक कर सकता है, कब तक वो रेमेडी अवेल कर सकता है किसी पर्टिकुलर केस में. लिमिटेशन एक्ट जो है उसका सेक्शन 2M जो है दैट डिफाइंस एड्रेसेस टॉर्ट एज बीइंग अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट जस्ट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो इट डिफाइंस एज टॉर्ट एज समथिंग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. इट इज अ सिविल रॉन्ग, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा आता है. ठीक है, सेम चीज सालमन ने बोली है. विनफील्ड क्या बोलते हैं? विनफील्ड बोलते हैं कि यार टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस, है ना, टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ. दिस ड्यूटी इज टूवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेजेस. तो अब ये बात कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी,
अभी हम लोगों ने बोला था कि भाई लीगल राइट किसी के इन्फ्रिंज होते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। टॉर्ट्स एक ऐसा सिविल रॉन्ग है। अच्छा, विनफील्ड की पहली बात बता देते कि विनफील्ड बोल रहे हैं कि जब भी कोई पर्सन जिसको कोई दायित्व ड्यूटी निभानी थी, लीगल ड्यूटी है ना, इसको ड्यूटी ऑफ केयर भी बोलते हैं, हम लोग आगे समझेंगे। तो जब भी किसी पर्सन को कोई ड्यूटी जो कि लॉ के द्वारा उसके ऊपर उसको दी गई थी कि भाई आपको ये ड्यूटी निभानी है, पर वो उस ड्यूटी का ब्रीच कर देता है, वो उस ड्यूटी का ब्रीच कर देता है, और वो ड्यूटी ब्रीच करने के कारण किसी को किसी अदर पर्सन के लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, जिसका कंपनसेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेड डैमेजेस, then such acts or omission are said to be torts, and the law governing such acts are said to be law of torts. So basically this is what has been told. एक और बारी रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या होगा, तो टॉर्ट क्या होगा? सो टॉर्ट इंडियन कंटेक्स्ट में भी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग इन विच अ पर्सन breaches his or her, a person breaches the legal duty put to him by the state, and due to such breach of the duty there is he or she infringes the legal right of another person, and the compensation for such infringement is in the form of unliquidated damages. तो ये टॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है वो इंडिया में कैसी सिचुएशन है? तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ना, देखो सच क्या होता है ना, हर एक्ट के आपको बेयर एक्ट मिलेगी। बेयर एक्ट बोले तो जहाँ पर आपको जो लॉ है ना, जो कानून है वो एज इट इज जैसा लिखा गया है वैसा का वैसा वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ने को मिलता है। इट्स अ बुक। ठीक है, तो ऐसे लॉज जो कि लिखे गए हैं, जिनको पार्लियामेंट में पास करते हैं और लिखे जाते हैं, उनको कोडिफाइड लॉज कहते हैं। टॉर्ट जो है उसका कोई भी प्रावधान लिखा नहीं गया है, उसके कोई सेक्शंस नहीं है ना, उसके प्रिंसिपल्स हैं, पर वो प्रिंसिपल्स जो है वो कहाँ से, वो हम लोगों ने कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड से निकाला है ना। वी हैव गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट लॉ, और दिस इज अनकोडिफाइड, एंड जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग प्रेसिडेंट्स के थ्रू भी जनरेट करते हैं। अब प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? प्रेसिडेंट्स के साथ आप लोग एक और चीज़ पढ़ोगे विच इज़ स्टेयर डिसीसेस। मैं उसकी भी आपके लिए लिख रहा हूँ, क्या होता है स्टेयर डिसीसेस। सो बेसिकली प्रेसिडेंट्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेयर डिसीसेस। दिस इज अगेन अ लैटिन टर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो डिसीजन दिए गए हैं उन पे स्टैंड बाय द डिसीजंस। अब प्रेसिडेंट और स्टेयर डिसीजंस क्या होता है? तो बेसिकली जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई किसी भी केस में कोई रिजल्ट देती, कोई जजमेंट पास करती है, तो ये ड्यूटी है, या फिर ये जितने भी उस लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जितने भी कोर्ट्स हैं, ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो जो प्रेसिडेंट है, अब वो जो डिसीजन है उस डिसीजन को प्रिंसिपल की तरह फॉलो करा जाए, और वो डिसीजन अब आने वाले सेम केसेस के ऊपर प्रिंसिपल की तरह अप्लाई होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स है ना, अब ये सोचो मैग्ना कार्टा 1215 में आया था, तो तब से जो इंग्लैंड में इतने सारे डिसीजंस आए हैं, और फिर उसके बाद इंडिया में भी जो इतने सारे डिसीजंस आए, आज तक जितने भी डिसीजंस आए हैं, वो सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बन जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए, आज के केसेस के लिए। एंड सिंस इट इज़ वेरी इवॉल्विंग लॉ, इसीलिए इसको कोडिफाई भी नहीं किया गया है बाय द इंडियन पार्लियामेंट। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अंडर डेवलप्ड इन इंडिया एज मोस्ट ऑफ द पीपल। अब यार एक और चीज़ समझनी, पता है क्या? लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मतलब लोगों को अपने कानूनी अधिकार ही नहीं मालूम है, और क्योंकि उनको अपने अधिकार नहीं मालूम है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स अप्लाई नहीं कर पाते। वरना टॉर्ट्स जो है वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में भी अप्लाई हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है, जहाँ आप लोगों को आइडिया होगा कि 10 बजे के बाद कोई भी रेसिडेंशियल एरिया में स्पेसिफिकली नॉइज़ नहीं कर सकता, बैंड बाजा बारात नहीं बजा सकता। ठीक है, पर हम लोगों के यहाँ पर ये आए दिन ब्रेक होता है।
ठीक है, आए दिन कोई ना कोई जो है उसके घर पे कोई फंक्शन चलता रहता है, और वो फंक्शन जो है वो उसके घर पे सीमित नहीं होता, बल्कि वो पूरे ही नेबर तक उसकी उल्लास बना रहता है। कोई बच्चा पैदा हुआ तो सबको मालूम है ना, और रात की 12-12 1-1 बजे तक वो पता पड़ता है। कायदे से ये नहीं होना चाहिए। ये वो पर्सन है जो आपके अधिकारों को इन्वेड कर रहा है ना, तो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी टॉट यूज़ कर सकता है, ठीक है, प्राइवेट कैपेसिटी में भी कर सकता है, वैसे ये पब्लिक न्यूसेंस भी बनता है, बट अगेन ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। तो अब क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो लीगल फीस है वो भी बहुत महंगी होती है, कोर्ट कचहरी में कोई जाना नहीं चाहता, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर जो लॉ टॉर्ट्स में अगर कोई भी कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता। बेसिकली ये सिनेरियो है आज की तारीख में, अगर हम लोग देखें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा, अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे कि टॉर्ट्स जो होते हैं ना, अब हमेशा याद रखना, आप लोग जैसे जैसे आगे कानून पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे, तो आपको हर एक एक्ट के इसेंशियल्स पढ़ने होंगे। इसेंशियल क्या करते हैं, तो जब भी हम लोग किसी के इसेंशियल्स पढ़ते हैं, वो हमें बताते कि कौन सी सिचुएशन में ये जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट टॉर्ट बनता है। ये एक्ट जो है, अगर ये एक्ट किसी ने कमिट करा तो वो किडनैपिंग होगा, ठीक है। ये एक्ट किसी ने कमिट करा तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। ये एक्ट किसी ने कमिट करा तो वो मर्डर होगा, ठीक है। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में क्या लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। तो टॉर्ट्स के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो टॉर्ट्स के लिए फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। 3 एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, है ना। अगेन मैंने एक्ट के साथ ओमिशन लिखा है, तो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन से क्या मतलब है कि देयर मस्ट बी सम रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन, है ना, रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन। अब रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के साथ आप ये भी समझ लो कि कोई लीगल ड्यूटी थी किसी के ऊपर, कोई लीगल ड्यूटी थी किसी की, और उसने जब ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी करा है ना, जब उसने अपनी कोई लीगल ड्यूटी का ब्रीच करा है, दैट इज बेसिकली वो अब माना जाएगा कि उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट करा है या कोई रॉन्गफुल ओमिशन करा है। एक्ट कब होगा, ओमिशन कब होगा, जब उसको हमने बोला था कि भाई तू ये मत करना, तेरी ये ड्यूटी है कि प्लीज ये मत करना, पर वो कर दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट। और जब हम किसी को बोलते कि भाई तेरे को ये करना है, ठीक है, ये नहीं करेगा तो इससे बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस वो रेलवे लाइन पर वो जो फाटक वाला होता है ना, उसकी क्या ड्यूटी है कि वो जब भी टाइम पर ट्रेन आने वाली हो तो फाटक बंद कर दे, और जो उसका फाटक है वो ओपन कर दे। तो अगर वो ये अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है तो उसके कारण जो भी नुकसान होगा, दैट इज थ्रू दी ओमिशन, रॉन्गफुल ओमिशन, ठीक है। अब ड्यूटी ऑफ केयर क्या होता है, तो ड्यूटी ऑफ केयर, लीगल ड्यूटी की मैंने बात करी, लीगल ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑफ केयर क्या होता है, ठीक है। अ ड्यूटी ऑफ केयर इज वन विच इज इम्पोज्ड ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल केयर दैट ही कुड सी एज बीइंग हार्मफुल टूवर्ड्स अदर्स। बेयर स्टेटमेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि अ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ इज द ड्यूटी विच इज लीगली इन्फोर्सेबल इन द इंडियन कोर्ट्स। अब यार ड्यूटी से क्या होता है ना, ड्यूटी बहुत तरीके की होती है, और आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देयर इज़ मॉरल ड्यूटी, सोसाइटी की तरफ ड्यूटी। जैसे फॉर इंस्टेंस एक जो पेरेंट है, ठीक है, सपोजिटली कोई फादर है, उसने अपने बच्चे को बोला कि यार उसकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके, ठीक है, पर ही इज़ नॉट फाइनेंशियली दैट गुड। तो जहाँ 3 टाइम का खाना बाकी लोगों को मिल रहा है, वो अपने बच्चे को सिर्फ 2 टाइम का खाना दे पाता है, ठीक है। तो ठीक है, कहीं ना कहीं मोरल ड्यूटी थी, जो कि मोरल ड्यूटी ब्रेक हो रही है फादर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से। तो इसके लिए अब वो जो छोटा बच्चा है वो ये नहीं बोलेगा कि भैया आप टॉर्ट कमिट कर रहे हो, नहीं, है ना। तो आप लोगों को समझना है कि ड्यूटी कहाँ तक, तो ड्यूटी वो जो कि लीगल लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा आपके ऊपर लाई गई हो, और वो ड्यूटी का अगर आप ब्रीच करते हो तो, और सिर्फ उसी ड्यूटी के लिए आपको केयर रखने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर टॉर्ट ना लगे, लॉ ऑफ टॉर्ट ना लगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल डैमेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि
पहली चीज कि कोई ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है बाय एनी पर्सन, और उस लीगल ड्यूटी के ब्रीच के कारण किसी को कोई लीगल नुकसान हुआ है, कोई लीगल डैमेज हुआ है, ठीक है। अब ये लीगल डैमेज क्या होता है, तो बेसिकली, और ये लीगल डैमेज ही क्यों बोलना पड़ा, एक्चुअल में लीगल डैमेज और एक्चुअल डैमेज में फ़र्क होता है। एक्चुअल डैमेज बोले तो कोई चोट आ जाना, कोई नुकसान हो जाना, कोई पैसों का नुकसान हो जाना वगैरह वगैरह, पर लीगल डैमेज होता है जिसके लिए आपको लीगली कानून की तरफ से अधिकार था कि भाई तेरे को ये तो होना ही चाहिए, पर किसी की ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण आपका वो अधिकार छीन लिया गया, तो यहाँ पर आपको आ जाती है, यहाँ पर आपके पास अब आपको लीगल डैमेज हुआ है, अब आपको लीगल डैमेज हुआ है। लीगल डैमेज समझने के लिए हम लोग दो मैगजीन पढ़ते हैं टॉर्ट्स में, जो कि होती है इंजुरियस साइन डेमनो और सेकेंड है डेमनम साइन इंजुरिया। क्या होता है इंजुरियस साइन डेमनो, मतलब होता है इंजुरी विदाउट डैमेजेस। क्या होता है, इट इज इंजुरी विदाउट डैमेजेस, मतलब कि इंजरी हुई है, और इंजरी से मेरा मतलब है लीगल इंजरी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो कोई लीगल इंजरी हुई है, लीगल कानूनी चोट हुई है, पर कुछ नुकसान नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तो इसको हम लोग समझाने के लिए बहुत ही बढ़िया केस यूज करते हैं, विच इज एचबी वर्सेस वाइट। एचबी वर्सेस वाइट में क्या होता है कि एक पर्सन है जिसको बेसिकली वोटिंग होती है, ठीक है, वोट डालना था, अब उसको वोट डालने से रोका जाता है, उसको वोट डालने से रोका जाता है, तो वोट डालना उसका लीगल अधिकार था और उसको रोक दिया गया। अच्छा, लेकिन इस केस में क्या होता है ना, जिसके लिए वो वोट डालना चाहता था वो इंसान जीत जाता है, जिस कैंडिडेट को वो वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट जीत जाता है। तो क्या उसको कोई नुकसान हुआ? नहीं, उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ, पर क्या उसका कानूनी अधिकार जो था वोट डालना, क्या उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ? हाँ, उसके साथ इन्वेड हुआ, उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। तो बस अगर लीगल इंजरी हुई है, भले ही नुकसान होना हो, लीगल इंजरी हुई है तो टॉर्ट लगेगा। इट इज एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब क्या होता है, वो एक्ट्स जिनके ऊपर कोई लॉ सूट अब लगाया जा सकता है वो एक्शनेबल कहलाते हैं। तो इट इज एक्शनेबल, इंजरी विदाउट डैमेजेस इज एक्शनेबल। सर डेमनम साइन इंजुरिया क्या होता है? इट इज जस्ट अपोजिट, डैमेजेस विदाउट इंजरी। जब कोई नुकसान हुआ है पर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, ठीक है, इसके लिए हम लोग केस पढ़ते हैं ग्लुकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। क्या हुआ था इसमें? तो बेसिकली इसमें एक इंसान का स्कूल था, ठीक है, और बढ़िया चल रहा था। अब उसके सामने क्या हुआ ना, उसके सामने ही किसी ने एक और स्कूल खोल दिया, सेम ग्रामर स्कूल खोल दिया, जो भी है ना, तो कंपटीशन हो गया। अब देखो, जो ग्लुकोस्टर ग्रामर जो स्कूल है, जो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहा था, अब उसको नेचुरली फीस कम करनी पड़ेगी या जो भी कम करना पड़ेगा, तो उसको नुकसान हो रहा है, उसको फाइनेंशियल मॉनेटरी लॉस हो रहा है। पर क्या उसको कोई लीगल इंजरी हुई? नहीं, उसको कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई, क्योंकि भाई कंपटीशन तो फेयर होता है, कोई भी इंसान आ जाके कहीं पर भी कुछ काम कर सकता है, अगेन वो काम जो कि लीगली एक्सेप्टेड हो, है ना, तो वो काम किया जा सकता है। तो डेफिनेटली इस वाले केस में देयर वाज अ नुकसान, डैमेज था, लेकिन वो था बिना किसी लीगल इंजरी के। तो ऐसे जो डैमेजेस विदाउट इंजरी होता है वो एक्शनेबल नहीं होते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट इज की लीगल रेमेडी। तो लास्ट चीज़ क्या पॉइंट है? तो पहला कि भाई कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण कुछ लीगल इंजरी होनी चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि ये जो लीगल इंजरी हुई है इसके लिए जो कंपनसेशन है दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और डेफिनेटली उसके लिए कुछ रेमेडी होनी चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। Legal remedy, the damage in tort should be actionable. There cannot be a tort if there is no legal remedy. तो यार अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ है जिसके लिए कोई लीगल रेमेडी ही नहीं है ना, जिसके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई कोर्ट के द्वारा कोई प्रावधान ही नहीं कि इसमें लीगल रेमेडी हो सकती है, तो ऑफकोर्स फिर वो टॉर्ट में नहीं कहलाएगा, वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। सो आई गेस आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट। हम लोग आगे के सेशंस में डेफिनेटली डिफेंसेस पढ़ेंगे, नेग्लिजेंस, न्यूइसेंस क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एंड एक्सेट्रा। वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना विथ ऑल दी क्लैट एस्पिरेंट्स आउट देयर, कमेंट करना जहां आप हमें बता सको कि यार कुछ और भी वीडियोज़ है जो आपको चाहिए, हम लोग डेफिनेटली आपके लिए वो चीज़ें लेकर आएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।